हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 9 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 4 कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 5 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपके हर कमेंट की रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कोई भी सुझाव हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है लाभ उठा पाए। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी वीडियो को लाभ उठा पाए। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन बेसिक इसमें देख चुके थे, कैपेसिटर के बारे में हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग आगे देखेंगे, उसके आगे जहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पैरेलल और सीरीज हम लोग सब देख चुके थे। आज जो हम लोग का टॉपिक है, यहाँ से हम लोगों को देखना है आज कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में देखना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, धारितीय प्रतिघात। ठीक है, तो देखिए क्या है। प्रत्येक संधारित्र में कम या अधिक धारिता विद्यमान होती है, जिसके कारण वह अपने सिरों पर आरोपित वोल्टेज के जो है परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार प्रत्यावर्ती विद्युत धारा प्रवाह के लिए किसी संधारित्र द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला विरोध ही उसका धारितीय प्रतिघात कहलाता है। इसका प्रतिघात एक्सी तथा मात्रक ओम होता है। ठीक है, देखिए क्या है अगला पॉइंट। किसी संधारित्र में धारितीय प्रतिघात तभी तक अस्तित्व में रहता है जब तक कि वह एसी स्रोत से संयोजित रहता है। ठीक है, यदि आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति का मान शून्य हो जाए, अर्थात वह डीसी हो जाए, तो उसका रिएक्टेंस अनंत हो जाएगा और उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। धारितीय प्रतिघात का मान निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। XC इक्वल टू 1/, इसका फॉर्मूला देख लीजिए। XC आप बता थे रेजिस्टेंस जैसे था वैसे रिएक्टेंस है, तो XC इक्वल टू 1/2πfc होता है। ठीक है, देखिए सभी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, XC जो है, XC हम लोग किसको कहते हैं? धारितीय प्रतिघात। इसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं, और F जो है आपका फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं, और C आपका धारिता, इसे हम कैपेसिटर कहते हैं, उसे हम लोग फैराडे में मेजर करते हैं। तो देखिए क्या है, संधारित्र युक्त परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। ठीक है, देखिए कि कौन सा सूत्र है, I इक्वल टू V/XC। ठीक है, इससे हम लोग करते हैं। यहाँ पे जो है I जो है विद्युत धारा एम्पियर में होता है, और वोल्टेज आपका V जो है आपका वोल्टेज होता है, जिससे वोल्ट में तथा XC आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इसे हम लोग ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे आपका क्या है, प्रतिबाधा है, इम्पिडेंस है। ठीक है, इम्पिडेंस अगला टॉपिक है आपका, इम्पिडेंस प्रतिबाधा। इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, शुद्ध धारितीय परिपथ काल्पनिक परिपथ है, क्योंकि प्रत्येक ऐसी परिपथ में प्रेरित एवं धारिता के अतिरिक्त कुछ न कुछ प्रतिरोध भी जो है अवश्य होता है। अतः किसी ऐसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह के लिए विद्यमान कुल अवरोध
प्रतिबाधा कहलाता है। इसका प्रतीक जेड तथा मात्रक ओम होता है। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर। देखिए क्या है पावर फैक्टर, ऐसी परिपथ में वास्तविक शक्ति एवं जो है आभासी शक्ति का अनुपात ही जो है अनुपात शक्ति जो है गुणांक कहलाता है। ठीक है, अर्थात शक्ति गुणांक इजकल टू वास्तविक शक्ति बाई आभासी शक्ति, यही आपका पावर फैक्टर होता है, दोनों का कंपेयर। ठीक है, का पावर फैक्टर कहलाता है। देखिए या पी एफ इजकल टू आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई होता है, बाई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस होता है। टोटली इसका फाइनली यह जो है आपको डिपेंड करता है, यहाँ पे भी से भी कट जाएगा, आई से आई जब से कटेगा तो आपका क्या बचेगा, पी इजकल टू कॉस फाई, यानी कि पावर फैक्टर जो होता है आपका कॉस फाई होता है। ठीक है, और कॉस फाई का मान हमेशा 1 होता है, ये वेरी भी करता है तो 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग उसको। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार, पहले इसको आप लोग समझा दें, इसे आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, इसे आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए ये जो होता है ना, ये पावर फैक्टर, ये वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक गिलास है। ठीक है, इसमें ना आप जैसे स्प्राइट डालिएगा, जैसे स्प्राइट डालिएगा तो क्या होगा, यहाँ तक भरेगा और इस पर ऊपर तो झाग बन जाता है, यहाँ से झाग बन जाएगा यहाँ से इसके ऊपर। ठीक है, तो हम लोगों को तो गिलास का जो लंबाई है गिलास की इतना है। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, इसमें जो स्प्राइट है कितना है, इतना तक का है, और इतना जो झाग है, तो ये जो है स्प्राइट और जो झाग है ये दोनों को मिला देते हैं, इसे ही हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, वास्तविक इसमें कितना शक्ति था, वास्तविक शक्ति जो इसमें इतना ही ना, यही ना स्प्राइट है, बाकी जो है आपका ये तो बस काल्पनिक है, ये तो बस दिख रहा है नहीं ना, उसमें कुछ नहीं है, वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग कहते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे। देखिए इस प्रकार ऐसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा के बीच बने कोण की खोज को शक्ति गुणांक कहते हैं। शक्ति गुणांक को निम्न प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है। ऐसी परिपथ में ऐसी परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z के अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है, अर्थात पी एफ इजकल टू आर बाई जेड। ठीक है, अतः क्या है आपका पी एफ इजकल टू कॉस फाई आपका होता है, या फिर आर बाई जेड भी हम लोग कॉस फाई इजकल टू आर बाई जेड भी हम लोग मान सकते हैं, वो भी बराबर होता है कॉस फाई के। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्या आपका शक्ति गुणांक का मान यानी कि वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, शक्ति वैल्यू उसका देख लेते हैं, शक्ति गुणांक का जो मान देखते हैं क्या है। देखिए शक्ति गुणांक का अधिकतम मान इकाई अर्थात 1 होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। प्रत्येक युक्त परिपथ अर्थात मोटर्स ट्यूबलाइट विद्युत पंखे आदि युक्त परिपथों में शक्ति गुणांक का मान इकाई से कम होता है। शक्ति गुणांक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका, इकाई अर्थात एक्स सी इजकल टू एक्सएल होता है, या फिर आपका दूसरा होता है आपका अग्रगामी अर्थात यानी कि एक्स सी इजकल टू एक्स सी से जो है छोटा होता है एक्सएल। ठीक है, और पश्चिगामी में होता है तो अर्थात एक्स सी से बड़ा होता है एक्सएल। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है आपको। चलिए यहाँ देखिए पहले पॉइंट में क्या है, इकाई शक्ति गुणांक यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। यदि किसी ऐसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात तथा प्रेरकीय प्रतिघात परस्पर बराबर हो तो वोल्टेज तथा धारा का फेज समान होता है, अर्थात वोल्टेज तथा धारा इन फेज रहती है तथा परिपथ डीसी परिपथ के भांति व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए उसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चूँकि पी एफ इजकल टू आर बाई जेड में जेड इजकल टू आर होने पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि क्या हो जाएगा, पी एफ इजकल टू आर बाई आर जब कट जाएगा, जब आर बाई आर तो आपका क्या बचेगा, पी एफ आपका 1 हो जाएगा। ये आपका यूनिटी पावर फैक्टर का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पहले बताए थे आपका 1 होगा, देखिए दिखा ना, ये यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है,
लेकिन एक्चुअल में कभी ऐसा होता नहीं है। वो क्यों नहीं होता आगे देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए अग्रगामी शक्ति गुणांक। इसमें क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर, इसके बारे में देखते हैं। यदि किसी ऐसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से अधिक हो तो धारा वोल्टेज से आगे रहती है, अर्थात आगामी होती है, तथा शक्ति गुणांक को आगामी यानी कि लीडिंग कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका दूसरा देख लीजिए। आप तीसरा पॉइंट इसमें देख लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या है, पश्चिगामी शक्ति गुणांक यानी कि लैगिंग पावर फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी ऐसी परिपथ में धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात से कम हो तो धारा वोल्टेज से पिछड़ जाती है, अर्थात पश्चिगामी हो जाती है। ठीक है, पश्चिगामी हो जाती है, तथा शक्ति गुणांक के जो पश्चिगामी यानी कि लैगिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग क्या है, निम्न शक्ति गुणांक के प्रभाव। ठीक है, क्या इफेक्ट ऑफ लो पावर फैक्टर। ठीक है, लो पावर फैक्टर से क्या नुकसान है उसके बारे में देख लेते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। देखिए क्या है, किसी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान, यहाँ पे है, किसी परिपथ में शक्ति गुणांक का मान निम्न अर्थात अधिक कम होने पर जो है परिपथ पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका, परिपथ को प्रदान की गई शक्ति के लिए शक्ति गुणांक का मान घट जाने पर उस परिपथ की विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण ताम्र क्षति यानी कि कॉपर लॉस का मान बढ़ जाएगा और उपकरण की दक्षता घट जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, अल्टरनेटर्स, ट्रांसफार्मर तथा लाइंस का वोल्टेज नियम यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। क्या हो रहा, पावर फैक्टर जिससे ही कम होगा तो आपका जो है मशीन की जो है एफिशिएंसी भी घट जाएगी। ठीक है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगेगा, कभी बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, कभी बहुत ज़्यादा घट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और आपका बिल भी बहुत ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका, विद्युत शक्ति की वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, खपत जब अधिक होगी तो बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, वास्तविक खपत अधिक होने लगेगी, जो एनर्जी मीटर किलोवाट द्वारा दर्शाई गई खपत से अधिक होगी। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उद्योगों को दी जाने वाली विद्युत शक्ति की दर यानी कि मूल्य प्रति यूनिट अधिक रखी जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, 4 नंबर पॉइंट है, धारा का मान अधिक होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन की तारों का मोटा करना पकड़ेगा, जिससे खर्च अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तार का जो है वो क्या करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, तार टूट जाएगी गल करके, हीट हो करके, तो इसलिए उसका भी खर्च हम लोगों को बढ़ जाएगा। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट में देखिए, निम्न शक्ति गुणांक के कारण ट्रांसफार्मर तथा ट्रांसमिशन लाइनें ओवरहेड हो जाएगी। ठीक है, इन सब चीज़ों को क्षति पहुंचेगी। ठीक है, अगर पावर फैक्टर कम या ज़्यादा होगा तो। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, शक्ति गुणांक का मान बढ़ने की विधियाँ। ठीक है, देखिए मेथड ऑफ, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए इंक्रेक्सिंग द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर। ठीक है, तो क्या है, देखिए शक्ति गुणांक के मान को बढ़ाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं। एक्चुअली मान घटने से प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको सही करने के लिए मान तो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटर का जो मान है, यानी कि जो पावर फैक्टर का मान जो है, उसे हम लोगों को कोशिश करना है कि यूनिटी बनाए, 1 के पास लेकर के जाएँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दिया गया है, क्या है, देखिए लोड के समांतर में कैपेसिटर संयोजित करके शक्ति गुणांक का मान बढ़ाया जाता है। शक्ति संधारित्र में प्रवाहित होने वाली अग्रगामी धारा यानी कि लीडिंग करंट इंडक्टर में प्रवाहित होने वाला पश्चिगामी धारा यानी कि लैगिंग करंट के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है,
इस प्रकार शक्ति गुणांक का मान बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है, लाइन के समांतर में अति उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर यानी कि ओवर एक्साइटेड जो मोटर होता है संयोजित करके भी शक्ति गुणांक का मान बढ़ाया जाता है। ठीक है, एक्साइटर के द्वारा भी हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार की मोटर लाइन में अग्रगामी धारा देती है और पश्चगामी धारा के प्रभाव को निराकृत कर शक्ति गुणांक के मान को बढ़ा देती है। यह विधि विद्युत विवरण प्रणाली एवं बड़ी उद्योगशालाओं में अपनाई जाती है। ठीक है, इसे हम लोग बड़ी उद्योगशाला में उपयोग करते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को यूज करके हम लोग पावर फैक्टर को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सेट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या है, वही जैसे बताया था आपको ना, इस तरीके से गिलास था, इसके यहाँ से नीचे ये सब जो था स्प्राइट था और ऊपर में ये जो झाग दिख रहा था, तो ये जो है आपका ये रिएक्टिव पावर है। ठीक है, और ये जो है आपका एक्टिव पावर है। इसी चीज़ को यहाँ समझना है। देखिए एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए चित्र में दर्शाया गया चित्र में एक शक्ति त्रिभुज OAB दर्शाया गया है, जिसमें भुजा OB आभासी शक्ति को प्रदर्शित करती है। इस आभासी शक्ति यानी कि अपरेंट पावर के दो घटक OA तथा AB हैं, जो क्रमशः एक्टिव तथा रिएक्टिव पावर को प्रदर्शित करता है। ऑपरेंट पावर उसे ही कहते हैं, जैसे गिलास में क्या था, ऊपर में झाग था, नीचे स्प्राइट था, लेकिन इन दोनों को जो है दोनों को कंपेयर करके एक करेंगे, उसे हम लोग ऑपरेंट पावर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आभासी शक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, हम जानते हैं कि शक्ति गुणांक वास्तविक शक्ति बाई आभासी शक्ति होता है। देखिए आपका ये जो है आपका आभासी शक्ति है और ये आपका रिएक्टिव पावर है, ये एक्टिव पावर है। ठीक है, एक्टिव पावर ही इसका बेस होता है। एक्टिव पावर को हम लोग kW में देखते हैं और आभासी को हम लोग kVA में देखते हैं और रिएक्टिव पावर को kVAR में देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मूला हो जाता है रिएक्टिव पावर का VI sin phi और एक्टिव पावर का हो जाता है आपका VI cos phi। ठीक है, और आपका जो है आभासी शक्ति का क्या हो जाता है, VI हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए आगे एक पॉइंट दिया भी गया है, क्या है, शक्ति त्रिभुज से cos phi इक्वल टू एक्टिव शक्ति बाई VI होता है और आपका एक्टिव शक्ति इक्वल टू VI cos phi हो जाता है। ठीक है, देखिए शक्ति त्रिभुज से ही साइन फाई इक्वल टू रिएक्टिव शक्ति बाई VI होता है, अतः रिएक्टिव शक्ति इक्वल टू VI इंटू साइन फाई या kVAR या kVA साइन फाई होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट, अगला इसी में देखिए क्या अगला लाइन क्या है, इस प्रकार वास्तविक शक्ति या एक्टिव पावर को वाटफुल शक्ति कहते हैं और यही उपयोगी कार्य करती है और इसे kW में नापा जाता है। शक्ति का VI साइन फाई अंश कोई उपयोगी कार्य नहीं करता और यह लोड द्वारा ली गई विद्युत धारा के मान को बढ़ा देता है। इसे रिएक्टिव पावर तथा वोल्टलेस शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी कि वाटलेस शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसे kVAR में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग वाटलेस शक्ति कहते हैं और इसे हम लोग kVAR में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे अगला पॉइंट है AC परिपथ एवं संबंधित वेक्टर संकल्पनाएं। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब देखिए क्या है, AC परिपथ से संबंधित विभिन्न पदों को ज्ञात करने हेतु तथा इसकी वेक्टर संकल्पनाएं हेतु इस श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसे जो है श्रेणी एवं समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका
यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, श्रेणी श्रेणी एसी परिपथ यानी कि सीरीज एसी सर्किट में क्या है, देखिए प्रतिरोधक प्रेरक प्रेरक प्रतिरोधक में क्या है, प्रेरक एवं संधारित्र को श्रेणी क्रम में लगाकर श्रेणी एसी परिपथ बनाए जाते हैं। निष्क्रिय अवयवों को श्रेणी क्रम में निम्न प्रकार संयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट इसमें क्या है, पहला पॉइंट है आपका एसी, एक मिनट, पहला पॉइंट है आपका ऋण श्रेणी यानी कि श्रेणी आरएल परिपथ यानी कि सीरीज आरएल सर्किट के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कि आरएल मतलब रेजिस्टिव और एल मतलब आपका जो हो जाएगा क्या होगा, रिलेक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका रिलेक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिव और यानी कि आर और एल यानी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा और एल आपका इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंडक्टर हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए यहाँ से, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, इस परिपथ में प्रतिरोधक आर तथा प्रत्येक एल श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। आर परिपथ में जुड़े प्रतिरोधक तथा प्रेरक एवं संयोजक तारों के प्रतिरोध को दर्शाता है। इस परिपथ में विद्युत धारा के वोल्टेज से पश्चगामी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है और शक्ति गुणांक cos फाई का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ठीक है, परिपथ में वी आर इक्वल टू परिपथ में प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वी आर इक्वल टू, ये जो वी आर आपको दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, वी एल इक्वल टू प्रेरक एल पर कुल वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, देखिए आपका आर भी दिखा रहा है यानी कि रेजिस्टेंस भी दिखा रहा है और आपका इंडक्टेंस भी दिखा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसी सप्लाई दिया गया है परिपथ में, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा और ये वी एल हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे ग्राफ दिया गया है। ठीक है, चलिए ये आपका वेक्टर ग्राफ है। ठीक है, ये कौन सी सिंबल दिया गया है, श्रेणी आर एल परिपथ है। इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए उपरोक्त दर्शाए गए परिपथ को दी गई वोल्टेज वी आर तथा वी एल के वेक्टर योग के बराबर होगी। किस तरीके से होगी, देखिए, अतः वी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर आर प्लस वी स्क्वायर एल हो जाएगा आपका रेजिस्टिव और इंडक्टिव, और आपका वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर और आर स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका वी स्क्वायर बाई आई स्क्वायर हो जाएगा, जैसे आई को हम लोग कॉमन ले लिए तो आई स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग इसको जेड स्क्वायर कर सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जेड स्क्वायर इसको रूट में जैसे हम लोग डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फाइनल फार्मूला बन करके निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, यहाँ एक्सएल यहाँ जो है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर परिपथ की प्रतिबाधा है, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक ओम होता है। परिपथ के वेक्टर आरेख में विद्युत धारा के पश्चगामी कोण को फाई द्वारा दर्शाया गया है, अतः शक्ति गुणांक cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड होता है। ठीक है, और जेड का भी मान वही मात्रक ओम होता है और आर का भी मात्रक ओम होता है। समझ में आ रहा है ना, तो ये भी कट के 1 ही हो जाने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एवं शक्ति भी जो आपका क्या होगा, फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, पी इक्वल टू वी आई cos फाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, वो आर एल सर्किट था। अब जो है हम लोग दूसरा नंबर पॉइंट देखेंगे, आरसी सर्किट। ठीक है, यानी श्रेणी आरसी सर्किट। ठीक है, रजिस्टिव एंड कैपेसिटिव सर्किट के बारे में देखेंगे, वो भी श्रेणी यानी कि सीरीज रजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो देखिए
क्या है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है इस परिपथ में प्रतिरोध R तथा संधारित्र C श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। R परिपथ में जोड़े प्रतिघात तथा संधारित्र एवं संयोजक तारों के प्रतिघात को दर्शाता है। इस परिपथ में विद्युत धारा के वोल्टेज से अग्रगामी कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है और शक्ति गुणांक cos फाई का मान परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। परिपथ में VR प्रतिरोध R में वोल्टेज ड्रॉप, VC धारितीय प्रतिघात RC में वोल्टेज ड्रॉप और V प्रयुक्त वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल्य मान और I लाइन धारा का वर्गीय मूल्य मान होता है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए सेम उस तरीके से सीरीज में देखिएगा तो यहाँ पर रेजिस्टिव हो जाएगा, यहाँ पर कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है, RC और RL। ठीक है, ये आपका परिपथ है और यहाँ पे वेक्टर आरेख दिखाया गया है। ठीक है, ये भी 90 डिग्री में होता है। ठीक है, ये उल्टा में हो जाता है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कौन सा परिपथ है, श्रेणी में RC परिपथ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए वेक्टर चित्र के समकोण त्रिभुज OAR के से परिपथ का इम्पीडेंस VR² प्लस VC² होता है, या आपका V² I² R² प्लस I² XC² होता है, या V²/I² R² प्लस XC² होता है, या Z² R² प्लस XC² हो जाएगा। और जैसा हम लोग स्क्वायर जेड का पावर हटाएंगे तो √R² प्लस XC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे देखिए √R² प्लस XC का स्क्वायर परिपथ की बाधा है जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हम लोग इसे ही जेड कहते हैं। ये जो आपका √R² प्लस XC² जो है उसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक भी ओम होता है। वेक्टर आरेख में विद्युत धारा के आगामी कोण को फाई द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, अतः शक्ति गुणांक cos फाई R/Z। सिंपल, इसका भी मात्रक 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी R जो है आपका R का मान भी ओम और Z का मान भी ओम, और कट करके दोनों जो है 1 हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसका भी जो है आपका शक्ति वह क्या होगा, P VI cos फाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए अगला पॉइंट आपका 3 नंबर पॉइंट है श्रेणी RLC परिपथ। ठीक है, यानी इसमें रेजिस्टिव भी हो जाएगा, कैपेसिटिव भी हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा इंडक्टेंस भी हो जाएगा। रेजिस्टिव, कैपेसिटिव और इंडक्टिव तीनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, वो भी श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इस टॉपिक को जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए आज हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़, अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों से मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जो है वीडियो का लिंक, वीडियो का जो है पार्ट, हर एक वीडियो जो है वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। और कोई जैसे कि MCQ कराते हैं तो MCQ का PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो। जब तक कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।